नमस्कार, बायजूस में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 10 फरवरी 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वह है पेज नंबर 6 एडिटोरियल पेज से दी गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है बजट 2021 के माध्यम से सरकार द्वारा की गई एक घोषणा से, जिसके तहत सरकार ने मुख्य रूप से व्यापक रूप में विनिवेश और रणनीतिक बिक्री को बढ़ावा देने के लक्ष्य को सामने रखा है और इसके माध्यम से सरकार गैर कर राजस्व को बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य कर रही है। इसके संदर्भ में हम सबसे पहले यह समझेंगे कि विनिवेश क्या होता है, रणनीतिक बिक्री या फिर रणनीतिक विनिवेश क्या है और इसके संदर्भ में सरकार द्वारा किस प्रकार से प्रयासों को किया गया है, किन किन घोषणाओं को सामने रखा गया है और इसके माध्यम से सरकार किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है। सबसे पहले विनिवेश के बारे में जान लेते हैं। जब हम बात करते हैं विनिवेश की तो उसका साधारण सा तात्पर्य होता है जब सरकार अपनी कंपनियों, अपनी परिसंपत्तियों को बेचने लगे या फिर उनका परिसमापन करने लगे तो उसे विनिवेश कहा जाता है। मुख्य रूप से विविध प्रकार की सरकारी कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था में काम कर रही हैं, जिन्हें हम पीएसयूज के नाम से जानते हैं। इन्हें सार्वजनिक उद्यम के रूप में भी जाना जाता है। इसमें आपने बहुत सारी कंपनियों का नाम सुना भी होगा, जैसे कि बीएसएनएल या फिर दूसरी कंपनियां जो हैं वह सरकार के स्वामित्व के अधीन कार्य करती हैं। इसमें मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार दोनों के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों आदि की स्थापना की गई स्वतंत्रता के पश्चात। लेकिन हाल के वर्षों में मुख्य रूप से 1991 में भारत द्वारा एलपीजी सुधारों को अपनाए जाने के पश्चात से ही सरकार की अर्थव्यवस्था में जो नियंत्रणकारी भूमिका है उसके स्थान पर अब सरकार द्वारा महत्वपूर्ण रूप से निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के दृष्टिकोण से सरकार ने विनिवेश को अपनाया है। मुख्य रूप से इसके माध्यम से सरकार यह कोशिश करती है कि सरकारी खजाने पर जो राजकोषीय बोझ है उसको हम कम कर सकें। साथ ही साथ यदि सरकार गैर राजस्व स्रोतों से धन की पूर्ति करना चाहती है तो इसके संदर्भ में भी विनिवेश की भूमिका है। साथ ही साथ राजस्व की अगर कोई कमी आदि भी देखी जाती है तो इसको भी पूरा किए जाने के दृष्टिकोण से विनिवेश की काफ़ी भूमिका होती है। मुख्य रूप से कोविड-19 के काल में विनिवेश के माध्यम से राजस्व को प्राप्त करने की जो नीति है वह सरकारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। अब इसी के तहत एक महत्वपूर्ण शब्दावली से भी परिचित होना आवश्यक है, जिसे हम कहते हैं रणनीतिक प्रकार का विनिवेश या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। यह विनिवेश एक ऐसे प्रकार के विनिवेश को दर्शाता है जिसमें किसी सार्वजनिक उद्यम अथवा पीएसयू में हम 50% से अधिक सरकारी शेयरों की बिक्री को देखते हैं। इसमें सरकार रणनीतिक रूप से जो कंपनी का प्रबंधन है वह निजी शेयर धारक को भी दे सकती है और साधारण विनिवेश के विपरीत रणनीतिक बिक्री का तात्पर्य एक प्रकार से निजीकरण से लगाया जाता है। यानी सरकारें चाहें तो उस कंपनी के प्रबंधन को बेहतर करने के लिए उसमें बहुसंख्या के रूप में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देगी और इसके माध्यम से रणनीतिक विनिवेश के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। हाल के बजट में सरकार द्वारा विनिवेश और रणनीतिक बिक्री को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिकोण से कई सारी घोषणाएं की गई हैं,
जिसके तहत पिछले वर्ष से ही जारी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और एयर इंडिया के विनिवेश का प्रस्ताव जारी रखा गया है। साथ ही साथ रणनीतिक विनिवेश को किए जाने के संदर्भ में एक नवीन नीति को मंजूरी दी गई है और इसके ही तहत सरकार द्वारा यह कहा गया है कि अब जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होंगे उनमें सरकार अपनी भूमिका से पीछे हटने लगेगी और 4 रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को न्यूनतम आधार पर उसमें उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। इसका मतलब हुआ कि परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा, ट्रांसपोर्ट और टेलीकॉम, ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, अन्य खनिज तथा बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जितने भी क्षेत्रों में जो सेंट्रल पीएसयूज आदि कार्य कर रहे हैं उनके संदर्भ में एक व्यापक प्रकार की विनिवेश नीति को अपनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। और इसके तहत सरकार मुख्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र में भी निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए विनिवेश नीति को अपनाने के लिए तैयार है, जिसके तहत आईडीबीआई बैंक का विनिवेश किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने प्रस्ताव किया है कि वो 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एक जनरल बीमा कंपनी का भी निजीकरण करने जा रही है। इसके अलावा जो सेंट्रल पीएसयूज आदि हैं उनकी जो परिसंपत्तियां हैं, जैसे कि उनके पास जो भूमि है उसको भी जो है मौद्रीकरण किया जाएगा, यानी उसको भी बेचा जाएगा, निजी स्वामित्व को दिया जाएगा, लीज पर अथवा नियंत्रण के अधीन। और इसके लिए भी सरकार एक विशेष कंपनी की स्थापना करने जा रही है जिसे हम स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ सरकार का यह लक्ष्य है कि जितने भी पीएसयूज हैं सेंट्रल लेवल पर, यदि वे बीमार हैं, नुकसान में चल रहे हैं, तो उनको समयबद्ध आधार पर बंद किया जा सके। और इसके संदर्भ में भी सरकार एक संशोधित कार्यविधि की शुरुआत करेगी। और इन सारे उपायों के माध्यम से सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि वो विनिवेश प्राप्तियों के माध्यम से लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति को कर सके। और इसी को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से सरकार एलआईसी की भी लिस्टिंग करने जा रही है शेयर बाजार में, ताकि उसके कुछ सुनिश्चित शेयरों को बेचकर लाभ कमाया जा सके। तो इस प्रकार से सरकार द्वारा काफी सारे प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से सरकार द्वारा कहा गया है कि इसके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा। मुख्य रूप से जैसा कि मैंने बताया 1991 के बाद से ही सरकार विनिवेश की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत शुरुआत में जो सरकारी कंपनियां थीं उनको शेयर बाजार में सूचीबद्ध करके उनके शेयरों को बेचा गया और विनिवेश का औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। 2000 के काल में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उनके द्वारा भी दर्जन भर से ज़्यादा जो पीएसयूज थे उनका विनिवेश किया गया, जिसमें कई सारे होटल्स और कंपनियां शामिल थीं, जिसमें बाल्को, हिंदुस्तान जिंक आदि महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में देखा जा रहा है कि जब ये कंपनियां सरकारी स्वामित्व में थीं तब उनके द्वारा इतना लाभ कमाया नहीं जा रहा था जितना कि वर्तमान में निजी स्वामित्व के तहत उनके द्वारा लाभ कमाया जा रहा है। यही कारण है कि सरकारें लगातार विनिवेश को बढ़ावा देती रही हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि सरकारी क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र द्वारा स्वामित्व को लिए जाने की स्थिति में उन कंपनियों को बेहतर कार्य करवाया जा सकेगा और इसके माध्यम से सरकार पीएसयूज को बंद करने के बजाय यदि उनका बेचकर लाभ कमाए तो इसके माध्यम से वह न केवल सृजित किए गए महत्वपूर्ण संसाधनों को बचा सकती है, साथ ही साथ इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में और अधिक बेहतर उत्पादकता का भी सृजन किया जा सकता है। अब यह जो पूरी विनिवेश नीति सामने लाई गई है उसको बेहतर ढंग से लागू किए जाने के संदर्भ में काफ़ी सारी सावधानियों को भी बरतने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से जब सरकारी कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा
उनको निजी हाथों में दिया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका विरोध किया जाएगा। साथ ही साथ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा सकते हैं। यही कारण है कि इस पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में काफ़ी सारे सावधानी उपायों को किया जाना आवश्यक है। जैसे कि किसी कंपनी को यदि बेचा जाए या फिर शेयर बाज़ार में उसकी लिस्टिंग की जाए तो इसके संदर्भ में शेयर बाज़ार की जो स्थिति है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ यदि पीएसयू के संदर्भ में किसी प्रकार की नीलामी की प्रक्रिया आदि को अपनाया जाना है तो इसके संदर्भ में जो कंपनी का वैल्यूएशन होता है, कंपनी की संपत्ति का मूल्यांकन होता है, वह भी वर्तमान मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इस पूरी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की ज़रूरत है और जब एक बार खरीद की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद यदि किसी भी जांच एजेंसी अथवा ऑडिटर द्वारा किसी भी प्रकार की जांच की जाती है तो इसके संदर्भ में भी कोशिश की जानी चाहिए कि हम इसमें पारदर्शिता को स्थापित कर सकें। मुख्य रूप से यह कोशिश की जानी चाहिए कि पीएसयू की बिक्री में किसी भी प्रकार की एकाधिकारवादी नीतियों को स्थापित ना किया जाए, किसी भी एक कंपनी को बहुत सारे पीएसयूज ना जाएं, किसी भी एक कॉरपोरेट समूह का नियंत्रण ना हो और इसमें कोशिश ये की जानी चाहिए कि विनिवेश का जो लाभ है वह आम जनता को भी मिलना चाहिए, जिसमें यदि आम जनता पीएसयूज में निवेश के माध्यम से उसके स्वामित्व को प्राप्त करना चाहती है तो इसके संदर्भ में भी प्रयासों को किया जाना चाहिए। मुख्य रूप से जब भी इस प्रकार की खरीद बिक्री होती है तो इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाया जाना काफ़ी आप कह सकते हैं सामान्य बात है। इसको जो है हमें निवारित करना होगा, तभी विनिवेश लक्ष्य को प्राप्त हम कर सकेंगे और साथ ही साथ इसमें समावेशिता के महत्वपूर्ण लाभ को भी प्राप्त कर सकेंगे। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें इसके संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आर्टिकल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और हेल्थ दोनों से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है भारत सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय से, जिसके द्वारा 1 जनवरी 2022 से औद्योगिक रूप से उत्पन्न तेल अथवा वसाओं में उपस्थित ट्रांस फैट की मात्रा को अब कम करके 2% निश्चित कर दिया गया है और इसके संदर्भ में WHO के द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य किया गया था उसको भारत 2022 में ही एक साल पहले प्राप्त कर देने वाला है। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ट्रांस फैटी एसिड TFA जिसे कहते हैं अथवा हिंदी में जिसे कहा जाता है ट्रांस वसा, वह होता क्या है। तो ट्रांस वसा या ट्रांस फैटी एसिड वसा यानी चर्बी का ही एक रूप है जो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ही रूपों में पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि में यह पाया जाता है, उनसे प्राप्त होने वाले जो उत्पाद होते हैं उसमें ये पाया जाता है। हालांकि प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ये जो ट्रांस वसा है उसका एक निश्चित मात्रा में किया जाने वाला सेवन हानिकारक नहीं होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हालांकि यदि हम इसी ट्रांस फैटी एसिड को कृत्रिम आधार पर बनाएं तो यह जो है स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो जाता है। इस प्रकार की वसा को औद्योगिक ट्रांस वसा या आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत वसा के रूप में जाना जाता है। यह जो औद्योगिक ट्रांस वसा है इसको तब बनता है जब वनस्पति तेलों को हम कमरे के तापमान पर ठोस रहने के लिए रासायनिक रूप से बदलते हैं और उनको लंबा जीवन देने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह जो औद्योगिक प्रकार की बनाई गई ट्रांस वसा है उसके संदर्भ में विविध प्रकार के अध्ययन बताते हैं कि इस प्रकार से निर्मित जो ट्रांस वसा है वह हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा देती है, क्योंकि यह जो हमारी रक्त वाहिकाएं हैं उसमें वह मुख्य रूप से जम जाती है और इसके माध्यम से हार्ट डिसीजेस या फिर हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है।
यही कारण है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने तेल और वसा में ट्रांस वसीय अम्ल यानी ट्रांस फैटी एसिड की जो अनुमेय सीमा है उसको 5% से घटाकर 2021 के लिए 3% और 2022 तक 2% कर दिया है, जिसे अब लागू भी कर दिया गया है। मुख्य रूप से ट्रांस फैटी एसिड के संदर्भ में इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप में उन्मूलित किए जाने के लिए 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रयास प्रारंभ किए गए थे, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि हमें 5 साल तक इस औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड का वैश्विक उन्मूलन करना है। और इसके माध्यम से कोशिश ये की गई थी कि जो रिफाइंड तेल होते हैं, वनस्पति तेल होते हैं, कृत्रिम प्रकार का मक्खन होता है या इसी से संबंधित जो बेकरी स्प्रेड और उसी प्रकार के जो वसा संबंधी उत्पाद होते हैं उनसे हम इनको हटा सकें। इसके संदर्भ में हमें यह भी समझना ज़रूरी है कि जब हम मानव शरीर रचना के बारे में बात करते हैं तो इसमें विटामिन, इसमें प्रोटीन के साथ ही वसा का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें वसा या चर्बी मानव शरीर की बहुत सारी आवश्यकताएं पूर्ण करने के दृष्टिकोण से महत्व रखती हैं। यह एक ओर तो ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करती है, साथ ही साथ यह कुछ विटामिन और खनिजों को अवशोषित करने में भी मदद करती है। साथ ही साथ कोशिका झिल्ली और नसों की कोशिकाओं या फिर आवरण के निर्माण करने के दृष्टिकोण से भी इसकी भूमिका है। हालांकि यदि हम ट्रांस फैटी एसिड का एक निश्चित सीमा से ज़्यादा सेवन करें तो वह हानिकारक हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से प्रभावशील नहीं होता। इसी के चलते यह हमारी धमनियों को अवरुद्ध कर देता है, जो आगे चलकर उच्च रक्तचाप, दिल के दौरे अथवा अन्य हृदय संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। और इसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी आंकड़े आते रहते हैं, जिसके तहत ये कहा जाता है कि कृत्रिम ट्रांस वसा से वैश्विक स्तर पर हृदय रोग मृत्यु से प्रतिवर्ष 1.8 करोड़ से अधिक मौतें देखी जाती हैं। जो FSSAI है उसके द्वारा भी अनुमान लगाया गया है कि ट्रांस वसीय अम्ल के कारण भारत में प्रतिवर्ष 77,000 मौतें संभावित हैं। यही कारण है कि भारत और दूसरे देशों ने इसके संदर्भ में काफ़ी प्रयास किए हैं। मुख्य रूप से WHO द्वारा 2018 में इसके संदर्भ में आह्वान किया गया कि हम इसे 2023 तक उन्मूलित करें, और इसके संदर्भ में उन्होंने रिप्लेस नामक एक विस्तृत चरणबद्ध तरीके के दिशा निर्देश भी जारी किए। 2003 में ही इससे पहले डेनमार्क ट्रांस वसीय अम्ल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया था, और आगे आने वाले 5 सालों में चिली, स्विट्जरलैंड जैसे अनेक देशों ने इस पर प्रतिबंध लगाया। इसके संदर्भ में बहुत सारे अमेरिकी राज्यों जैसे कि न्यूयॉर्क आदि ने भी कार्यवाही की, और 2021 के अंत तक ट्रांस वसीय अम्लों से 3.2 बिलियन लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से 58 देशों द्वारा अब तक इसके संदर्भ में कार्यवाही की जा सकी है। हालांकि वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे इसके संदर्भ में कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है, जिसमें अजरबैजान, बांग्लादेश, भूटान, इक्वाडोर, मिस्र, भारत, ईरान, मेक्सिको, नेपाल, पाकिस्तान, कोरिया आदि शामिल हैं। मुख्य रूप से अब जबकि भारत ने इसके संदर्भ में प्रयास कर दिए हैं तो निश्चित रूप से जो मौतें होती हैं उनको रोक पाने में हम सक्षम होंगे। अब यह जो प्रयास हैं वह भारत द्वारा FSSAI की स्थापना के बाद से ही शुरू कर दिया गया था, जिसमें 2011 में FSSAI द्वारा तेल और वसा में ट्रांस वसा की जो सीमा थी उसको 10% किया गया। 2015 में इसे कम करके 5% किया गया। फिर उसके बाद इसको लगातार कम किया गया, जो वर्तमान में 2%
कीद दी गई है और इसके संदर्भ में कह दिया गया है कि 1 जनवरी 2022 से इसकी जो अनुमेय सीमा होगी वह 2% तक हो जाएगी। अब इसके संदर्भ में कुछ और भी ऐसी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें समझने होंगे। मुख्य रूप से जो इसके संदर्भ में जागरूकता है उसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में विविध प्रकार के नागरिक समाज संगठन और एनजीओज को कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से विविध प्रकार के जो नागरिक समाज संगठन हैं उनका ये कहना है कि 2022 के काल में जो हमने 2% की सीमा की बात की है उसके संदर्भ में उसे सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों पर लागू किए जाने की आवश्यकता है और इसके संदर्भ में FSSAI को निगरानी, खाद्य परीक्षणों के निरीक्षण और नमूने लेने के साथ ही अधिकारियों के प्रशिक्षण और खाद्य प्रयोगशालाओं के उन्नयन आदि को भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। और मुख्य रूप से इसके संदर्भ में केंद्र और राज्य दोनों को साथ मिलकर कार्य करना होगा, तभी इसके दृष्टिकोण से हम बेहतर रिजल्ट्स को प्राप्त कर पाएंगे। ये कुछ ऐसी इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए आर्टिकल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। इसको आप कुछ अर्थों में आंतरिक सुरक्षा से भी जोड़कर देख सकते हैं। मुख्य रूप से यह संबंधित है व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति पर जिस प्रकार से विवाद छिड़ा, उसी की पृष्ठभूमि में विविध जो ऐप्स विकसित किए गए हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा, उसके संदर्भ में जो गोपनीयता संबंधी जो चिंताएं जाहिर की गई हैं उसी के संदर्भ में ही हमारा आर्टिकल है। मुख्य रूप से सरकार द्वारा क्या किया गया कि कोविड-19 की जब महामारी देखी गई तो उसको निवारित किए जाने के लिए उसके संदर्भ में उससे संबंधित मरीजों की ट्रैकिंग किए जाने के संदर्भ में उससे संबंधित मरीजों को विविध प्रकार की सूचनाएं आदि दिए जाने के संदर्भ में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐप्स का निर्माण किया गया, जिसके तहत आप आरोग्य सेतु आदि का नाम महत्वपूर्ण रूप से जानते होंगे। हालांकि जो आलोचक हैं उनका ये कहना है कि जिस ऐप्स के माध्यम से इन ऐप्स के माध्यम से जिस प्रकार से नागरिकों से जो सूचना ली गई है वो कई रूपों में निजता के अधिकार का उल्लंघन भी करती है। मुख्य रूप से जो विशेषज्ञ हैं वो डेटा प्राइवेसी के संदर्भ में जो विविध प्रकार के सिद्धांत हैं उनका पालन ना किए जाने की बात करते हैं, जिसमें एक है नेसेसिटी का प्रिंसिपल यानी आवश्यकता का सिद्धांत और दूसरा है प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत यानी आनुपातिकता का सिद्धांत। इसके तहत जो आलोचक हैं उनका ये कहना था कि जितना डाटा लिया जाना आवश्यक था उससे अधिक डेटा लिया गया और इसके माध्यम से नेसेसिटी के प्रिंसिपल आवश्यकता के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया। साथ ही साथ जो हमारा डेटा था वह भी काफ़ी बड़े अनुपात में था जो आनुपातिकता के सिद्धांत का उल्लंघन करता था। और विशेष रूप से हाल के वर्षों में जिस प्रकार से नागरिकों में निजता के अधिकार को लेकर जागरूकता बढ़ी है, प्राइवेसी को लेकर कंसर्न्स बढ़े हैं, उसकी पृष्ठभूमि में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके निवारण के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। इसी के संदर्भ में विविध आलोचकों का यह भी कहना है कि हमने डिजिटल आधार पर भले ही काफ़ी प्रयास किए हों, बावजूद इसके अक्टूबर 2020 के आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में 40% जो मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं या मोबाइल फ़ोन के उपयोगकर्ता हैं वह अभी भी बेसिक प्रकार का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार के फ़ोन में किसी भी प्रकार की इंटरनेट सुविधा है ही नहीं। यदि हम उन व्यक्तियों को भी शामिल कर लें जिनके पास किसी तरीके के मोबाइल है ही नहीं, तो इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की लगभग 50% यानी आधी जनसंख्या अभी भी डिजिटल आधार पर बहिष्कृत है, जिसके पास किसी भी प्रकार की इंटरनेट सुविधा है ही नहीं। यानी आप भले ही इस प्रकार के ऐप्स को बनाएं, लेकिन बावजूद इसका जो लाभ है वह देश की 50% जनसंख्या को मिल ही नहीं रहा है, जिसके संदर्भ में कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से इसके तहत यह सलाह दी जाती रही है कि हमें इसके संदर्भ में जो निजता संबंधी चिंताएं हैं उसको दूर करने के लिए काफ़ी सारे उपायों को करना होगा।
जैसे कि सरकारों द्वारा जो विविध प्रकार के ऐप्स बनाए गए हैं उनको आपस में जोड़े जाने की आवश्यकता है ताकि एकीकृत आधार पर कार्रवाई हो। नागरिकों को अलग अलग ऐप्स पर अपनी जानकारी को साझा ना करना पड़े। साथ ही साथ इसके तहत कोशिश ये की जानी चाहिए कि डेटा का केंद्रीकरण ना हो, सेंट्रलाइजेशन ना हो, इसके स्थान पर विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इससे जो डेटा के लीक होने की समस्या है उसके संदर्भ में प्रभावी रूप से कार्य किया जा सकता है। साथ ही साथ इसके संदर्भ में यह देखा गया कि कई बार ऐसा होता है कि केंद्र सरकार की विविध एजेंसियां, मंत्रालय, राज्य सरकार की विविध जो एजेंसियां हैं वो अलग अलग रूप में ऐप्स का विकास करती हैं और इनमें किसी भी प्रकार का समन्वय, किसी भी प्रकार की एकीकृत कार्यवाही नहीं की जाती। इसमें एक प्रकार का आप कह सकते हैं दोहराव देखा जाता है, डुप्लीकेशन देखा जाता है, जो डेटा के लीक होने की जो संभावना है उसको और भी बढ़ा सकता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आरोग्य सेतु के संदर्भ में जो निजता की चिंताएं हैं उनको समय रहते ही दूर करने की आवश्यकता है, ताकि व्हाट्सएप जैसी प्राइवेट कंपनियों के संदर्भ में जिस प्रकार से हम प्राइवेसी की चिंता की बात करते हैं वही जो सिद्धांत हैं वह सरकारी ऐप्स पर भी लागू किए जा सकें। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक और आर्टिकल की, जो संबंधित है आईआर से। यह संबंधित है किसान आंदोलनों की पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय पॉप गायिका रिहाना के ट्वीट के बाद आए पारंपरिक कूटनीति में बदलाव से। इसके संदर्भ में लेखक का कहना है कि ट्विटर के आगमन से पहले, या फिर आप कह सकते हैं सोशल मीडिया ऐप्स के आगमन से पहले, जो कूटनीति हुआ करती थी वह मुख्य रूप से दो राष्ट्रों के मध्य हुआ करती थी, जिसमें उन राष्ट्रों के द्वारा अपने राष्ट्रीय हित को पूरा किए जाने के दृष्टिकोण से आधिकारिक वार्ताएं की जाती थीं। धीरे धीरे जब नागरिकता को इसमें शामिल किया जाने लगा, नागरिकों का इसमें विस्तार होने लगा, तो वह और ज़्यादा विस्तारित हुई, जिसमें विविध प्रकार के राजनीतिक वर्ग के साथ वाणिज्यिक समूह की भागीदारी भी बढ़ी। इसी के संदर्भ में कूटनीति का विस्तार विविध प्रकार के एनजीओस और थिंक टैंक के माध्यम से भी बढ़ा, और वर्तमान में जिस तरीके से ट्विटर का आगमन हुआ है उसके पश्चात तो उसके बाद तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति में व्यापक बदलाव देखे गए हैं। वर्तमान में देखा जा रहा है कि जिन व्यक्तियों या सेलिब्रिटीज़ के जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, यदि वे किसी प्रकार का पॉलिटिकली सेंसिटिव या फिर किसी देश को लक्षित करते हुए किसी प्रकार के मत को व्यक्त करते हैं, तो एक प्रकार से वह हैशटैग बन जाता है, एक प्रकार से वह ट्विटर पर ट्रेंड करने लगता है, और इसके माध्यम से वर्तमान में विशेष रूप से किसान आंदोलन के संदर्भ में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, पर्यावरणविद, विद्वानों आदि ने इस कूटनीति को अपना लिया है, और इसके माध्यम से एक प्रकार की आप ट्विटर कूटनीति को, ट्विटर में की जाने वाली जो कूटनीति है उसको हम देख सकते हैं। और इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो कूटनीति है उसका विस्तार हो गया है और वह अब वर्चुअल आधार पर भी की जाने लगी है। अनेक बार इसमें भारत को आप कह सकते हैं कि केंद्र में रख लिया जाता है और भारत की आलोचना की जाती है। मुख्य रूप से हाल के समय में किसान आंदोलन के संदर्भ में यह प्रवृत्ति देखी गई है, जिसमें कई सारे जो बाह्य समर्थक हैं, दूसरे देशों में रहने वाले जो नागरिक हैं, उनके द्वारा जो है विविध प्रकार के ट्विटर अकाउंट्स से ये कहा गया कि उन्होंने भारत की छवि को गलत रूप में प्रस्तुत किया। मुख्य रूप से भारत सरकार ने यह आरोप लगाया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब किए जाने के दृष्टिकोण से कई सारे जो संगठन हैं वह कार्यवाही कर रहे हैं। मुख्य रूप से उनको समर्थन दिया जा रहा है पाकिस्तान और दूसरे देशों द्वारा, जिसके तहत मुख्य रूप से जो खालिस्तानी हैं, जिसके माध्यम से पंजाब आदि क्षेत्रों में अलगाववाद को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास किया जाता है, वह जो है लगातार समर्थन दे रहे हैं, और इसके माध्यम से किसान आंदोलनों के प्रति जो सरकार का रवैया है उसको नकारात्मक रूप में दिखाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसके संदर्भ में भारत को काफी सावधानी से कार्यवाही करने की आवश्यकता है।
मुख्य रूप से हमें इस बात को समझना होगा कि किस प्रकार से वर्तमान में जो कूटनीति है वो केवल सरकारों तक सीमित नहीं रह गई, वह सरकारों से आगे बढ़ गई है, नागरिकों तक पहुंच गई है। वह मुख्य रूप से विविध प्रकार के एनजीओज या थिंक टैंक तक पहुंच गई है और वर्तमान में सोशल मीडिया और ट्विटर के दौर में तो यह और भी ज़्यादा विस्तारित हो गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही हमें भारत की छवि को बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई करनी होगी। तो इस प्रकार की ट्विटर कूटनीति को किस प्रकार से लागू करना चाहिए, इसके संदर्भ में हमें इन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आर्टिकल की, जो संबंधित है हमारा जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से। हाल ही में पॉक्सो यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसके संदर्भ में एक बम्बई हाई कोर्ट का निर्णय आया है और इसके बाद से ही इसको लेकर काफ़ी विवाद पैदा हो गया है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये पॉक्सो यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है क्या। तो मुख्य रूप से बच्चों के यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार की बुराई को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के इरादे से प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके अनुसार इसमें जो बच्चों की परिभाषा है उसमें 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चे के रूप में माना गया है। ये जो पूरा जो अधिनियम है उसको लिंग तटस्थ बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें बच्चे की परिभाषा में बालक और बालिका दोनों शामिल हैं। साथ ही साथ इसमें विभिन्न प्रकार के जो यौन उत्पीड़न हैं उनको भी परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें यौन उत्पीड़न या हिंसा, पोर्नोग्राफी, पेनिट्रेटिव और गैर प्रवेशात्मक हमलों को शामिल किया गया है। इसके तहत मुख्य रूप से कुछ ऐसे यौन हमलों को काफ़ी गंभीर माना गया है यदि वे ऐसे बच्चे के खिलाफ किए जाएं जो मानसिक रूप से बीमार हो, या फिर इस प्रकार का यौन हमला दुर्व्यवहार किसी विश्वास की स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा किया जाए तो इसको काफ़ी गंभीर माना जाएगा, जैसे कि वह डॉक्टर द्वारा हो, शिक्षक द्वारा हो, पुलिसकर्मी द्वारा हो या परिवार के सदस्य द्वारा ही किया जाए। साथ ही साथ यह जो एक्ट है इसके माध्यम से जो न्यायिक प्रणाली है, जो पुलिसकर्मी हैं, उनको भी जो है चाइल्ड फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया गया है, जिसके तहत पुलिसकर्मी को जांच प्रक्रिया के दौरान बाल रक्षक की भूमिका दी जाती है। न्याय प्रणाली को ऐसा बनाने का प्रयास किया जाता है कि वह बच्चों का शिकार फिर से ना करे या फिर बच्चों को फिर से उस प्रकार के दुर्व्यवहार से गुजरना ना पड़े। इसके तहत इस बात पर बल दिया गया है कि हमें ऐसे कदमों को उठाना होगा जो जांच प्रक्रिया को यथासंभव बाल सुलभ बनाएं और अपराध की जब रिपोर्ट की जाए तो उसकी तारीख से 1 वर्ष के भीतर मामले का निपटारा किया जाना चाहिए। और इस अधिनियम के माध्यम से विविध प्रकार के अपराध और उनकी मामले की सुनवाई के संदर्भ में विशेष न्यायालयों की भी स्थापना का प्रावधान किया गया है। अब इसी के संदर्भ में जो हालिया फैसला आया है वह है सतीश रेगड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद। यह जो निर्णय है वो इसलिए आलोचना का केंद्र बना क्योंकि इसमें एक व्यक्ति को मात्र इस आधार पर एक बालिका के यौन अपराध से बरी कर दिया गया क्योंकि उसके द्वारा जो यौन अपराध किया गया था उसमें किसी भी प्रकार का स्किन टू स्किन संपर्क नहीं किया गया था। यानी उसने बालिका के साथ आप कह सकते हैं असभ्य प्रकार की हरकतें की, यौन अपराध किया, लेकिन उसने उसके शरीर को किसी प्रकार से नहीं छुआ, उसने उसके शरीर को वस्त्रों के ऊपर से छुआ और इस आधार पर यह निर्णय आया कि उसने किसी भी प्रकार का यौन अपराध नहीं किया है। लेकिन इस पूरे निर्णय की कई आधारों पर आलोचना की जा रही है। मुख्य रूप से इसके तहत हमें जो भारतीय दंड संहिता में दिए गए अपराध की श्रृंखला है और जो पॉक्सो है उनके बीच अंतर करने की आवश्यकता है।
जिसमें जो हमने पॉक्सो का निर्माण किया है वो मुख्य रूप से जो बच्चे हैं उनके विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों के निवारण के लिए किया है, जो पहले से ही काफ़ी गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। मुख्य रूप से इसमें हमने जो विविध अन्य देशों में बनाए गए जो कानून हैं उनका भी संदर्भ लिया, जिसमें यूके का 2003 का सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट महत्वपूर्ण है, जिसमें बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए सभी प्रकार के अपराधों को इसमें शामिल किया गया। इसमें बलात्कार के साथ ही यौन इच्छा की मंशा से किए गए अपराध भी शामिल किए गए हैं, और इसमें मंशा जो है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना अथवा ना होना मान्य नहीं रखता है। यानी भारत में भी जब हम पॉक्सो को लागू करें तो इसके संदर्भ में कानून में जो निहित मंशा है उसको ध्यान में रखना चाहिए, और इसी आधार पर हमें कानून को व्यापक आधार दिए जाने की आवश्यकता है। यही कारण है कि बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दिए गए इस निर्णय की जब व्यापक आलोचना हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसके संदर्भ में की गई कार्यवाही पर स्टे लगा दिया है, और जो बम्बई हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसको रोक दिया गया है। तो जो पॉक्सो की जो भावना है, मूल भावना जिसमें बच्चों को हम यौन शोषण से बचाने की इच्छा रखते हैं और इसमें किसी भी प्रकार के किए जाने वाले यौन शोषण को रोके जाने के संदर्भ में प्रयास किए जाने की बात करते हैं, तो भविष्य में इस प्रकार के निर्णय ना हो इसके संदर्भ में संवेदनशीलता को बरतने की आवश्यकता है, ताकि विशेष रूप से बच्चों के खिलाफ होने वाले जो यौन अपराध हैं उनको हम पूर्व में ही निवारित कर सकें। तो यह जो बातें हैं उसको ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? कैरोटीन एक प्रकाश संश्लेषक वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है और कई फलों, सब्जियों और फूलों में नारंगी रंजकता के लिए जिम्मेदार है। फार्मा और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कैरोटीन की उच्च मांग है। वर्तमान में भारत अपने अधिकांश कैरोटीन का आयात चीन और अन्य देशों से करता है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3 की उनमें से कोई भी नहीं। तो कैरोटीन के संदर्भ में तीनों के तीनों जो कथन हैं वो सही हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, 1, 2 और 3। आज पेज नंबर 8 में इसके संदर्भ में खबर आई है, जिसमें मुख्य रूप से जो मैरीगोल्ड है यानी गेंदा के जो फूल हैं उसमें मिलने वाली कैरोटीन के संदर्भ में रिसर्च की गई है, जिसमें एक विशेष प्रजाति के संदर्भ में ये पाया गया है कि उसमें लगभग 2.8% कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है, और चूंकि इसका प्रयोग काफ़ी किया जाता है दवाओं आदि में, तो इसकी जो कृषि है उसको बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि चीन आदि देशों से जो अब वर्तमान में जो हम कैरोटीन मंगाते हैं उसको हम आप कह सकते हैं कि उसको जो है प्रतिस्थापित किए जाने के संदर्भ में प्रयास कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे रिप्लेस का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले वाहनों का इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में वन्य जीवों का संरक्षण, औद्योगिक क्षेत्र में स्वच्छ हाइड्रोजन ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रिप्लेस जो है वह मुख्य रूप से अभी हमने चर्चा की थी, मुख्य रूप से ये संबंधित है ट्रांस फैटी एसिड को रिप्लेस किए जाने के संदर्भ में, और यह जो है एक WHO की रणनीति है जो उन्होंने जारी की थी 2018 में, और इसके माध्यम से वैश्विक खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से जो उत्पादित होते हैं ट्रांस फैटी एसिड उनके उन्मूलन के लिए एक चरण दर चरण मार्गदर्शिता प्रस्तुत की गई थी। इसमें 6 रणनीतिक क्रियाओं पर बल दिया गया है, जिसमें रिव्यू पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से जो TFA है उसके संदर्भ में हमें पुनर्मूल्यांकन करने पर बल दिया गया है। साथ ही साथ प्रमोट के माध्यम से इसके प्रतिस्थापन को बढ़ावा दिया जाता है। लेजिस्लेट शब्द के माध्यम से जो TFA है उसको ख़त्म करने के लिए विनियामक क्रियाओं के लेजिस्लेशन यानी उनको लागू करने की बात की जाती है। वहीं दूसरी ओर SS के माध्यम से आकलन और निगरानी पर बल दिया जाता है, मुख्य रूप से
ट्रांस वसा की मात्रा आदि के संदर्भ में। साथ ही साथ नीति निर्माता, उत्पादक, आपूर्तिकर्ताओं को जो इसके संदर्भ में जागरूकता फैलाई जानी है उस पर बल दिया जाता है, और साथ ही साथ जो इसके संदर्भ में नीति और नियम बनाए गए हैं उनको भी एनफोर्स, लागू करने का प्रयास किया जाता है रिप्लेस की रणनीति के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत किस देश के साथ अपनी विकास साझेदारी के हिस्से के रूप में शहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? ईरान, मालदीव, म्यांमार, अफगानिस्तान। तो इसका उत्तर है अफगानिस्तान। आज जो है पेज नंबर 10 में इससे संबंधित खबर आई है, जिसमें भारत द्वारा विकास प्रक्रिया को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में शहतूत बांध के जो आप कह सकते हैं निर्माण के संदर्भ में पहल की गई है, और इसके माध्यम से मुख्य रूप से जो काबुल शहर है उस काबुल शहर को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही साथ हाल के वर्षों में भारत द्वारा अफगानिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें जारंज से देलाराम क्षेत्र में सड़क के निर्माण की परियोजना, साथ ही साथ पुल ए खुमरी के माध्यम से काबुल में ट्रांसमिशन लाइन को बनाने की परियोजना, सलमा डैम पावर प्रोजेक्ट, अफगानिस्तान के संसद की बिल्डिंग का निर्माण, अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क है उसका विस्तार, इसके अलावा महिलाओं में वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए बाग ए जनाना में केंद्र का निर्माण, इसके अलावा बच्चों के हॉस्पिटल का पुनर्निर्माण, इसके अलावा हेरात, मजार शरीफ, जलालाबाद, कंधार और काबुल में इंडियन मेडिकल मिशन क्लिनिक्स का निर्माण, साथ ही साथ कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वोकेशनल ट्रेनिंग और सौर ऊर्जा के संदर्भ में भी 84 प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया जा रहा है भारत के द्वारा। साथ ही साथ भारत मुख्य रूप से बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए लगभग 20 लाख स्कूली बच्चों को हाई प्रोटीन वाले बिस्कुटों का भी वितरण करता है, जिसके माध्यम से अफगानिस्तान के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धौली गंगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। इसकी उत्पत्ति उत्तराखंड की सबसे बड़ी हिमनद झील वसुधारा ताल से होती है। धौली गंगा मंदाकिनी की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों की ना तो एक ना ही दो। तो इसके संदर्भ में पहला कथन तो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि यह मंदाकिनी नहीं अलकनंदा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा हमारा ए, केवल एक। तो आज जो है इसके संदर्भ में खबर आई है, जिसमें जो चमोली में हुई त्रासदी है उसके संदर्भ में नवीन सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। वर्तमान में जो नवीन सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो त्रासदी आई, जिसके माध्यम से जो धौली गंगा नदी है, ऋषि गंगा जो नदी है, जिसमें काफ़ी तबाही देखी गई, फ्लैश बाढ़ की स्थिति देखी गई, उसके पीछे पहले ये कहा जा रहा था कि इसमें ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड का हाथ है। हालांकि वर्तमान में इसके संदर्भ में देखा जा रहा है कि जो हिमस्खलन हुआ और हिमस्खलन के माध्यम से जो बड़ी संख्या में जल की आपूर्ति हुई इन नदियों में, उसके पीछे जो कारक था वो भूस्खलन था, और भूस्खलन के माध्यम से ही हिमस्खलन को बढ़ावा मिला, जो आगे चलकर इन नदियों में व्यापक पैमाने पर फ्लैश बाढ़ को लेकर आया। तो लगातार जो है इसके संदर्भ में सूचना मिल रही है, जिसके संदर्भ में हमें यह जानना आवश्यक है। तो धौली गंगा के बारे में बात करें तो इसकी उत्पत्ति उत्तराखंड की सबसे बड़ी हिमनद झील वसुधारा ताल से होती है। यह अलकनंदा की सहायक नदियों में से है। अलकनंदा की और भी सहायक नदियां हैं, जिसमें नंदाकिनी, पिंडार या पिंडर भी इसे कहते हैं, मंदाकिनी, भागीरथी महत्वपूर्ण है। धौली गंगा रैनी के पास ऋषि गंगा में मिलती है और यह अलकनंदा के साथ विष्णु प्रयाग में विलीन हो जाती है। यहाँ यह अपनी पहचान खो देती है और अलकनंदा आगे चमोली, मैथन, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग से होकर मंदाकिनी नदी से मिलती है। फिर ये आगे श्रीनगर होती हुई देवप्रयाग के पास गंगा में मिल जाती है और गंगा यहाँ से बहती हुई ऋषिकेश, हरिद्वार होकर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसके तहत हमने पहले भी बात की थी, जो 5 प्रयाग हैं उनके बारे में जानना महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला विष्णु प्रयाग है, जिसमें धौली गंगा का मिलन देखा जाता है, जैसे कि अभी हमने बात की थी। इसके अलावा
यह जो दूसरा प्रयाग है उसके संदर्भ में नंद प्रयाग की भूमिका है, जिसमें अलकनंदा का मिलन देखा जाता है नंदाकिनी के साथ। आगे चलकर अलकनंदा का मिलन देखा जाता है पिंडार के साथ, जो कर्णप्रयाग पर होता है। फिर अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन देखा जाता है रुद्रप्रयाग पर। फिर गंगोत्री से आने वाली भागीरथी का मिलन होता है अलकनंदा के साथ, जो देवप्रयाग स्थल पर होता है। और इस प्रकार के 5 प्रयाग की हम पहचान कर सकते हैं। अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णववाद की शैववाद। तो इसका उत्तर है हमारा बी, जैन धर्म। स्थानकवासी श्वेतांबर जैन धर्म का एक संप्रदाय है, जिसकी स्थापना 1653 ईस्वी में लावजी नामक एक व्यापारी ने की थी। यह जो मत है वो इस बात को मानता है कि जो आत्मा की शुद्धि है अथवा निर्माण है, मोक्ष है, उसके लिए मूर्ति पूजा आवश्यक नहीं है। मुख्य रूप से इस मत को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में 15वीं शताब्दी के एक जैन सुधारक हैं लोंका, उनकी शिक्षाओं की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल के बजट में अनावरित रणनीतिक विनिवेश नीति एक देर से लिया गया लेकिन निश्चित रूप से एक साहसिक कदम है। क्या आप सहमत हैं? जांच करें कि लक्षित राजस्व को प्राप्त करने के लिए नीति का निष्पादन कैसे महत्वपूर्ण होगा। 250 शब्द 15 अंक। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रांस फैट के लिए स्वास्थ्यप्रद विकल्प अब उपलब्ध हैं, इसलिए भारत और दुनिया भर में किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए प्रोसेस्ड फूड से ट्रांस फैट को खत्म करने की आवश्यकता पर चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। तो आज की परिचर्चा के आधार पर आप इन दोनों प्रश्नों को लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज की इस परिचर्चा के माध्यम से हमने प्रयास किया कि द हिंदू में दिए गए अधिक से अधिक एडिटोरियल्स और आलेखों की हम चर्चा कर सकें। यदि आपको हमारे किए गए प्रयास पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।